पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले जबरदस्त बवाल हो चुका है, जहां पर बैरकपुर इलाके में जगदल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आज जगदल के जलेबी मार्च मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली होने वाली है, लेकिन उसके ठीक पहले जगदल थाने के सामने बीजेपी और टीएमसी समर्थक भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पार्टियों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर ईंट और पत्थर बरसाए हैं। आरोप यह है कि हिंसक झड़प में बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें खींचने की कोशिश की। मारपीट के दौरान पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। और आप देख सकते हैं ये जगदलपुर थाने के बाहर कैसे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीम वहीं पर मौजूद है और उन्हीं के सामने ये दोनों ही पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात इतनी बिगड़ गई कि मारपीट तक उतारू हो गए। बंगाल में वोटिंग से पहले आप देखिए कैसे बवाल की तस्वीरें आने वाली है। 29 तारीख को सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है पश्चिम बंगाल में और ये बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। वोटिंग के दिन भी बवाल हुआ था, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे और फिर से ये तस्वीर जगदल से सामने आई है। जगदलपुर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। इस दौरान जगदल थाने के बाहर भी जबरदस्त बवाल हुआ। उपद्रवियों ने थाने को जो गेट है वो तोड़ने की कोशिश की। उपद्रवी लगातार थाने के अंदर मौजूद पुलिस वालों को भी धमकी दे रहे थे, यानी कि पुलिस का भी खौफ नहीं है। मारपीट करते करते, धक्का मुक्की देते देते ये भी भूल गए कि वहां पर जवान भी हैं, सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं, उन्हें तक धक्का दे दिया। तो हंगामा बढ़ा तो मौके पर पुलिस भी पहुंची और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस वाले उपद्रवियों को खदेड़ने के बजाय बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर ही हावी होते दिखे। मौके पर मौजूद पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बीच बचाव करके हालात पर किसी तरह से कंट्रोल किया। और आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता तो आपस में भिड़ ही रहे हैं, बल्कि जो पुलिस की टीम है, पश्चिम बंगाल पुलिस और साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर है, जो दोनों ही समर्थकों को अलग कर रही है, उनकी भी आपस में झड़प हो गई। यहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस और पैरा फोर्स में भी आपस में झड़प होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस थी वो बजाय इसके हंगामा शांत कराने के, जो बीजेपी के वहाँ पर समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उनसे ही पुलिस की टीम भिड़ती हुई नजर आई, जबकि उनका काम ये था कि दोनों ही पक्षों को शांत कराएं। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस कार्यकर्ताओं को शांत कराने के बजाय पैरा फोर्स के जो लोग वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उनसे ही भिड़ती हुई नजर आई। बीजेपी का आरोप यह है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स काफी देर के बाद पहुंची है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन उपद्रवी लगातार पुलिस के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। पुलिस इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने में विफल रही और उसके बाद वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स पहुंचती है और इस पूरे मामले को शांत करवाने का प्रयास करती है। तो ये लाठीचार्ज की तस्वीर भी आपको दे रहे हैं और शिकायत ये भी मिल रही है कि पुलिस की टीम को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो टीम बहुत देर से पहुंचती है और उसके बाद यहाँ पर लाठीचार्ज करना शुरू करती है, ताकि दोनों ही कार्यकर्ताओं को, दोनों ही पार्टीज के कार्यकर्ताओं को अलग अलग किया जाए। लेकिन इससे पहले देखा गया कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, वो ये कह रहे हैं कि एक ही पक्ष को जो पुलिस की टीम है वो खदेड़ रही थी। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्हें वहां से खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कुछ भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले तो नहीं बोला और उसके बाद जहां पर पहला फोर्स पहुंची तो दोनों को अलग अलग करवाया। इस पूरी घटना के बाद से इलाके में तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए जगदलपुर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जलेबी मैदान, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम तक रैलीज होंगी। सभी पार्टीज पूरी ताकत झोंक रही हैं। ममता बनर्जी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर दिग्गज नेता आज मैदान में उतरेगा और
सेकेंड फेज के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ये वही इलाका है जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों बाद जनसभा करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं। लेकिन उसके एक रात पहले इस तरह से बवाल उस इलाके में हो जाता है जहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रैली करनी है। अब देख सकते हैं कि खौफ बिल्कुल नहीं है टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि थाने के बाहर ही हंगामा कर रहे हैं और पुलिस की टीम को भी धक्का दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से तो लड़ ही रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही जो पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है उनके साथ भी धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस प्रकार से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस की टीम के साथ दादागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का खौफ मानो उनको नहीं है, लेकिन जैसे ही पैरा फोर्स वहां पर पहुंचती है दोनों ही पक्षों को अलग करवाया जाता है, इस पूरे मामले को शांत करवाया जाता है। इलाके में फिलहाल सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि आज इसी एरिया में, इसी विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना है, रैली करना है, जनसभा को संबोधित भी करना है। बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था, वहाँ हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहाँ पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है, हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया, हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है, मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। अद्भुत बात है, हम लोग तो अंदर में थे, कंप्लेन लिख रहे थे, किंतु मीडिया के थ्रू ही देखा गया कि किस तरह से अर्जुन सिंह अपने सीआईएसएफ को लेकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। तो ये कोई नया बात नहीं है। 200 क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट में यूं ही पेंडिंग नहीं है, उनका ये नेचर है। आज यही चीज अगर ये लोग पावर में आएगा तो हर जगह होगा। जो आदमी थाना में ढुक के क्राइम कर सकता है तो वो कहीं भी कुछ कर सकता है। तो आप इलेक्शन कमीशन को हम लोग कंप्लेन किए हैं, इलेक्शन कमीशन को भी बताए हैं, उच्च नेतृत्व के पास भी खबर भिजवाए हैं। हम लोग उम्मीद रखते हैं, हम लोग आशावादी है कि प्रशासन एक्शन लेगा। कि हम लोग का स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रहा था, तो टीएमसी वाले कुछ आए, जो 17 नंबर वार्ड का काउंसलर है मनोज पांडे जी, वो आया अपने लड़कों लोगों को लेकर, वहाँ झमेला करने लगा। उसके बाद फिर हम गए आईसी के पास, जाके कंप्लेन किए कि हम लोग परमिशन लेके हम लोग जब ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो फिर टीएमसी वाले आके क्यों झमेला कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवाद किए, प्रतिवाद करने के बाद थाना के पास फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन होने के बाद उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे, पर आज देखने को मिला कि वही लोग, वो लोग आज फिर जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फ़ोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे, और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए, उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए तब तक देखें कि पहले पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग अभी फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला, वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला, उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया लेफ्ट पैर में। क्या परिस्थिति हो सकता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो एक माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए कि लोग उनके सभा में नहीं जा पाएँ, डर जाएं, इस तरह का एक मतलब माहौल रेडी करने के लिए उन लोगों ने ये तरह का एक्टिविटी किया है।
तो बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले देसी बमों का बड़ा जखीरा भी मिला है। रविवार शाम को दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बम बरामद होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के चिलगो आलिया इलाके में तृणमूल कार्यकर्ताओं के घर के पीछे बगीचे से कुल 100 नए बम बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने सूचना मिलने पर इलाके में छापेमारी शुरू कर दी थी और एक घर को लेकर के संदेह होने पर उस घर के पीछे के बगीचे में तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान एक थैला भर कर मिला बम। जब पुलिस ने थैला खोला तो उसमें से एक एक करके कुल 100 नए बम निकले हैं, जिन्हें हाल ही के दिनों में तैयार किया गया था। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और बरामद बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव फैल चुका है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। आईएसएफ ने आरोप ये लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाके में अशांति फैलाने के इरादे से ये बम जमा किए थे। उनका दावा यह है कि विपक्ष को डराने और चुनाव से पहले इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए ऐसे हथियार जमा किए जा रहे थे। শানপুকুর অঞ্চলে বিভিন্ন বুথে এখানে টিএমসির ভোট নেই, এটা শওকত মোল্লার নেতৃত্বে বিভিন্ন টিএমসির নেতারা এইগুলো করে বেড়াচ্ছে। এখানে এত বোম যদি একটা বুথে থাকে 200-এর অধিক বোম, তাহলে শানপুকুর অঞ্চল ভাঙড় বিন্ধ্যাচল কতটা বোম আছে। আমাদের আইএসএফ এবং সাধারণ মানুষ খুব আতঙ্কে আছে এখানে, যে বোমটা শুধু নেতাদের ঘাড়ে মারবে না, সাধারণ মানুষ তার বাড়ি বাচ্চা কাচ্চা থেকে শুরু করে এলাকায় যত মহিলা আছে তারা আতঙ্কে এখন। সেই জন্য তো এত বোমা। পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ, পুলিশের আমরা শ্রদ্ধা করি যে তারা दायित्व नहीं एटाके धरेছে। तो सेकंड फेज के लिए वोटिंग हो उससे पहले जब पुलिस की टीम छापेमारी करने गई तो टीएमसी के कार्यकर्ता के घर के बाहर से देसी बम मिले हैं, वो भी 100। वहीं टीएमसी नेताओं का ये कहना है कि आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने तृणमूल को बदनाम करने के लिए रात के अंधेरे में बगीचे में बम छोड़े और अब इसकी जिम्मेदारी तृणमूल पर मरने की कोशिश की जा रही है। সম্পূর্ণ আইএসএফ এর বোমা। ওখানে মনিরুল বলে একটা ছেলে থাকে, 3 বছর সে বাড়িতে থাকে না, 3 বছর পরিত্যক্ত বাড়ি। ওর মধ্যে বোমা রেখে আইএসএফ এর ছেলেরা এইটা পরিকল্পনা করেছে। আজকে যেহেতু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আসবে, একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্ত, একটা বোমাগুলি ছড়ার জন্য একটা চেষ্টা করেছিল। পুলিশ উদ্ধার করেছে, আমি পুলিশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज बैरकपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इस इलाके में घुसपैठ और तुष्टीकरण को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को सियासी कटघरे में खड़ा किया है और वहीं टीएमसी भी दूसरे फेज में अपने मजबूत किले को बचाने की कोशिश में लगी हुई है और आज ममता बनर्जी भी रोड शो करेंगी, चुनावी रैली करेंगी। सेकेंड फेज के लिए आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। तो यहाँ पर ममता बनर्जी भी पब्लिक कनेक्ट बनाने की कोशिश हर अपने जनसभा में करती हुई नजर आ रही हैं। बंगाल में वोटिंग का फाइनल राउंड। बंगाल का एक ही संकल्प है, बंगाल ने ठान लिया है पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। संदेश खाली से बांग्लादेश बॉर्डर तक चुनावी रण। बंगाल राउंड 2, ममता के गढ़ में बीजेपी की असली परीक्षा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब फाइनल राउंड की बारी है। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग है। ये इलाका ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ है, तो वहीं बीजेपी की 5 साल की सियासी प्रयोगशाला भी है। ऐसे में दूसरे फेज में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है। जो इस इलाके में जीतने में कामयाब रहेगा उसी का बंगाल में राज होगा। बंगाल का एक ही संकल्प है, बंगाल ने ठान लिया है
পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। साथियों, मैंने बहुत पहले कहा था कि इस बार बंगाल मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। रविवार शाम को पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े रहे। लोग जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बीजेपी का फोकस इस बार बंगाली वोटरों के साथ साथ मतुआ समुदाय में गहरी पैठ बनाने का है। चुनाव के प्रचार के आखिरी दौर में रविवार को पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल ठाकुरबाड़ी मंदिर में दर्शन करके पूजा अर्चना की। वहीं शाम में कोलकाता के ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा करके शांति साधना की। दूसरे चरण में बंगाल की जिन 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें कोलकाता, इंडस्ट्रियल बेल्ट और दक्षिण बंगाल के घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। दूसरे फेज में पूर्व बर्धमान की 16 सीट, हुगली की 18 सीट, हावड़ा की 16 सीट, उत्तर कोलकाता की 7, दक्षिण कोलकाता की 4, दक्षिण 24 परगना की 31, उत्तर 24 परगना की 33 और नदिया जिले की 17 सीट शामिल है। दूसरा फेज दक्षिण बंगाल के उस कोर बेल्ट में है जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता है। बीजेपी इस बार ममता के इसी किले को भेदने की कोशिश में लगी है। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 8 जिलों की 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। टीएमसी ने दूसरे फेज की सभी 142 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो बीजेपी 141 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस भी सभी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि लेफ्ट 100 सीटों पर चुनौती दे रहा है। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को जिन 142 सीटों पर वोटिंग है, उनमें 2021 के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता के हैट्रिक लगाई थी। कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना इलाके की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत सकी थी। यही वजह है कि इस बार भी ममता बनर्जी अपने इसी किले को बचाने में लगी। ममता जी माछेर उत्पादन करते देयनी। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন। আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না। 2021 में बीजेपी नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के इलाके वाली सीटों पर टीएमसी पर भारी पड़ी थी, लेकिन साउथ बंगाल की सीटों पर उसका गेम बिगड़ गया था। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाके में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं, जहां ममता बनर्जी जीत दर्ज कर रही है। बीजेपी ने इस बार पूरा फोकस इसी इलाके पर किया है। बीजेपी ने बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ
के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। चिंता मत करना, इस बार कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा। मैं तेहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, 29 तारीख को तेहट्टा वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। बंगाल में दूसरे फेज में बीजेपी और टीएमसी दोनों की असल परीक्षा होनी है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपने दुर्ग को बचाए रखने की कवायद में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल की सत्ता में काबिज होने की कोशिश में लगी है। আমি ভয় করব না, ভয় করব না। अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की बातचीत की संभावना फिलहाल खत्म हो चुकी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब बातचीत की पहल ईरान को ही करनी होगी और ईरान को अगर बात करनी है तो वो फोन पर करें। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से सीधे बातचीत तो नहीं करेगा, अपनी बात पाकिस्तान के जरिए ही पहुंचाएगा और इसीलिए अरागची लगातार दूसरे दिन इस्लामाबाद पहुंचे। फिलहाल अरागची रूस के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर कल उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। ईरान से फोन पर होगी बात, इस्लामाबाद का टाइम आउट। ट्रंप की क्लियर शर्त, ईरान के पास नहीं रहेगा एटम बम। इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ट्रंप ने अपनी टीम को तो रोका ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अब ईरान से कोई भी बात सीधे फोन पर होगी। You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So. ट्रंप ने कार्ड की बात कहकर अपना दबदबा जताने की कोशिश की तो ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर ने इसका जवाब दिया। एमबी गलीबाफ ने लिखा, ये कार्डों के बारे में शेखी बघारते हैं, चलिए देखते हैं। सप्लाई कार्ड, डिमांड कार्ड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आंशिक रूप से खोला गया, बॉब अल मिनाब नहीं खोला गया, पाइपलाइन नहीं खोला गया, इन्वेंट्री रिलीज खोला गया, डिमांड डिस्ट्रक्शन आंशिक रूप से खोला गया, अधिक मूल्य समायोजन आने वाला है। यदि वे अमेरिका के लिए गर्मियों की छुट्टियां रद्द नहीं करना चाहते तो अभी इसे जोड़ें। गलीबाफ का मैसेज है कि अमेरिका अकेला ताकतवर नहीं है। ईरान के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से कई तो इस्तेमाल ही नहीं किए गए। गलीबाफ ने यह कहकर भी तंज कसा कि गर्मियों की छुट्टियों में अमेरिका को ज्यादा तेल की जरूरत होती है। सीधे शब्दों में ईरान का कहना है कि प्रेशर बढ़ा तो असर दोनों तरफ से पड़ेगा। हालांकि ईरान 24 घंटे में 2 प्रस्ताव भी भेज चुका है। ट्रंप ने खुलासा किया कि ईरान ने हाल ही में एक नया शांति प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ट्रंप उससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद 10 मिनट के अंदर ही ईरान ने नया प्रस्ताव भेजा जो ट्रंप को पहले से बेहतर लगा। What changed from yesterday to today? Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What did they offer? They offered a lot, but not enough. Thank you.
ईरान के विदेश मंत्री जब तक इस्लामाबाद में थे तब तक अमेरिकी वार्ताकारों के आने की संभावना बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही अरागची ओमान दौरे पर निकले, ट्रंप भड़क गए। हालांकि इसके बाद अरागची रविवार को फिर से इस्लामाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईरान की शर्त और अमेरिका की मांगों पर अपनी आपत्तियां पाकिस्तान को सौंपी। अरागची इस्लामाबाद से रूस गए हैं। अमेरिका और ईरान में बम और बारूद के धमाके भले ही रुक गए हों, लेकिन होर्मुज की टेंशन से जंग के आसार बने हुए हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में होर्मुज के पानी में MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडास जहाज दिखाई दे रहे हैं। ये वही जहाज हैं जिन पर IRGC ने हमला किया था और उन्हें ईरानी इलाके में ले गए। इससे पहले बुधवार को ईरान ने होर्मुज में 3 जहाजों पर गोलीबारी की और उनमें से 2 को जब्त कर लिया। दूसरी तरफ अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। एक और सीज फायर पर अमेरिका की ईरान के साथ मीटिंग रद्द हो रही है, तो दूसरी तरफ होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी और तेज हो गई है। अमेरिका ने खाड़ी में अपनी बड़ी सेना उतार दी है। ट्रंप ने USS जॉर्ज W बुश खाड़ी में तैनात कर दिया है। USS जॉर्ज W बुश के साथ साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ USS जॉर्ज W बुश अपने साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर और आधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ पहुंचा है, जो USS गेराल्ड R. फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन के साथ खाड़ी में तबाही मचाने को तैयार है। बड़ी खबर, इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर के एक बहुत बड़ा हमला किया। ये हमले हिजबुल्लाह ने उन हमलों के जवाब में किए गए हैं जिसमें इजरायल के एक और सैनिक की मौत हो गई थी। IDF ने हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर हमला करके कई लॉन्चर्स बर्बाद करने का दावा किया है और इसके साथ ही हथियारों को एक डिपो को भी तबाह करने का दावा इजरायल की तरफ से किया गया है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि उसने तैबा इलाके में इजरायली फोर्सेस पर लाइटनिंग ग्लाइडर से हमला किया है। IDF के अनुसार इस घटना में 4 सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बीती रात दिल्ली के बलसवा डेरी थाना इलाके के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर के फ्लाईओवर के दीवार से जा टकराई, जिसमें 2 युवक की मौके पर मौत हो गई और हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि टक्कर के बाद एक युवक नीचे बह रहे नाले में जा गिरा, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उस युवक को बाहर निकाला जा सके। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर बाबू जगजीवन राम अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से बवाल के बीच बाबा ने सफाई पेश की है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर में कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और वो हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा देने वाले व्यक्तियों का अपमान करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भी भावनाएं आहत हुई हैं तो वो इसके लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं। 2 दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवाजी पर एक नागपुर में बयान दिया था, जिसको लेकर के महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। तो हमें इस बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो
संभाजी विग्रह के लोग हों अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हों, वो हमारे ही लोग हैं। हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते और वो भी उनको ही मानते, और हम लोग आपस में खींचातानी करेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर हम ये भी कहेंगे कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि हम जीते भी शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के लिए हैं, मरते भी उनके लिए हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चौथा बच्चा आरएसएस को समर्पित करने वाले बयान पर भी सफाई दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि आरएसएस को समर्पित करने से उनका मतलब ये था कि बच्चे को राष्ट्रवादी विचारों वाला बनाना। चौथा 4 बच्चे पैदा करो, एक बच्चे स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो। इसके पीछे का उद्देश्य ये है, राष्ट्रवादी बनाओ। चाहे वो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो, चाहे देश की आर्मी को समर्पित करो, अथवा कलेक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, पर उसको विचारधारा कट्टर सनातनी रखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह, ताकि वो जहां भी रहे वो वहां भगवा ध्वज लहराता रहे और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करता रहे। एक विषय बहुत गंभीर है पूरे देश भर में, वो है लव जिहाद का। लगातार लव जिहाद के मुद्दे बढ़ते जा रहे। हमारे मध्य प्रदेश में भी लगभग 280 से ज्यादा मुकदमे एक वर्ष में दायर हुए, जो बड़ा चिंतनीय विषय है, स्लो पॉइजन है, इसको नकारा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी वो पैर पसार रहा, मुंबई हो, नागपुर हो, यहाँ भी वो अनेक रूपों में हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के लोग टारगेट कर रहे हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम के चक्कर में अपनी अस्मिता, अपने संस्कार और संस्कृति का हनन करवाना सबसे बड़ा अपराध है। धर्म विरोधी ताकतें नाम बदलकर, भेष बदलकर लगातार लव जिहाद के पीछे पड़ी हैं। इसके लिए हम इस कथा में विशेष रूप से सनातनीय बेटियों को जागृत करेंगे कि बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हमारी यही प्रार्थना है कि तुम कुछ भी बनना, पर बेटी कभी तुम बुरके वाली मत बनना। इसी के लिए हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। बंगाल चुनाव अब अपने आखिरी चरण में है। आज दूसरे दौर की वोटिंग के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को बंगाल में प्रचार का शोर थम जाएगा और उससे पहले आज बीजेपी टीएमसी के तमाम दिग्गज मैदान में दिखने वाले हैं। कल पीएम मोदी ने कोलकाता में मेगा रोड शो किया। रोड शो से पहले पीएम मोदी उत्तर कोलकाता के ऐतिहासिक ठनठनिया काली मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। तो ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के एक सब्जी बाजार में दिखी और लोगों से बात करने के अलावा वो सब्जी खरीदती हुई भी दिखी। तो कोलकाता में रोड शो से पहले पीएम मोदी उत्तर कोलकाता के मशहूर ठनठनिया काली मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। पीएम मोदी जैसे ही मंदिर पहुंचे, सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो पीएम मोदी ने 300 साल से ज्यादा पुराने इस मंदिर में मां सिद्धेश्वरी के दर्शन किए। पूजा अर्चना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां सिद्धेश्वरी की आरती भी की। इसके बाद मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में भी पूजा की। पूजा के लिए पीएम मोदी ने मंदिर के बाहर फूल वाले से 300 रुपए देकर के फूल खरीदे और साथ ही मंदिर के पास की दुकान से 200 रुपए देकर के प्रसाद खरीदा और मंदिर में चढ़ाया। सहस्ते माला और पेड़ा ले आएगा। उनका माला माँ सिद्धेश्वरी के देता, एक ठो माला माँ शारदा के, एक ठो माला रामकृष्ण के देता।
उनको प्रसादी उनको नाम पर संकल्प कर दिया हमारा प्रथा अनुसार। इसके बाद उनको हमारा आशीर्वाद करता उनार कार्य सिद्धि फॉर हिज मनोवासना पूर्णार्थे। देन उनका हमारा प्रथा जो आरती करना से आरती पंचप्रदीप से उन्हीं आरती करना हमारा हेल्प करना आरती जलाया दिया। इसके बाद उन्हें आरती करना एवं सशुद्ध पर माँ के जानिए उन्हीं यहाँ पर जग कर गए। उन्होंने आरती भी किया उन्होंने। हैं? प्रधानमंत्री आरती किया उन्हीं आरती किया पंचप्रदीप से ले आरती किया। हम लोग बहुत खुश हैं, मंदिर कमेटी और मंदिर सेवायत का तरफ से हम लोग सब बहुत खुश हैं। ये पहले दफ़ा कोई प्रधानमंत्री हम लोग का मंदिर में आया है। इसका पहले 31 दिसंबर 2025 में अमित शाह जी आया था, तो हम लोग कभी नहीं सोचा ये प्रधानमंत्री आएंगे। ये प्रधानमंत्री आया है। आज सुबह हम लोग के पास खबर आए कि उन्होंने आएंगे, तो नेचुरली जो प्रधानमंत्री का दी जो सिक्योरिटी का व्यवस्था होता है उसी तरफ सिक्योरिटी का व्यवस्था हुआ और उन्होंने आया। उन्होंने खुद अपना हाथ से मिठाई का दुकान से मिठाई खरीदा, फूल वाला के पास से फूल खरीदा, अपना हाथ से लेके आया और पूजा दिया। लेकिन हमको लगा है वो खुश है। जाने का टाइम हम लोग भी रिक्वेस्ट किया तो बोला हाँ ठीक है। कितना समय तक रहे? हाँ कितना समय तक रहे? 10-15 मिनट। अच्छा। एसपीजी हम लोग का बोला था 5 मिनट रहेंगे, लेकिन देखा 10-15 मिनट लगे। तो बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सारे स्टार प्रचारक ग्राउंड पर हैं और सबके टारगेट पर बस ममता सरकार है। नॉर्थ 24 परगना में रोड शो के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जेल में जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी। तो पूर्वी वर्धमान में रोड शो के दौरान जेपी नड्डा ने भी ममता सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि दूसरे चरण में ममता के खिलाफ ही बंगाल की जनता वोट करेगी। दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो समझ जाइए जो टीएमसी के गुंडे हैं उनके लिए अंतिम समय है। चेत जाए बिल में रहे, नहीं तो 4 मई के बाद जेल में रहेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 92% पोलिंग, ये और जो टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी बंद की गई है, तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आम जनता ये चुनाव लड़ रही है और पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को भगवा लहराएंगे। दीदी, आपने माँ माटी मानूस को जिस प्रकार से अपमानित किया और बेईमानी किया, आज माँ माटी मानूस आपको जवाब दे रही है। और नरेंद्र मोदी इस राज्य की जनता, इस देश की जनता के दिल में बसते हैं। और हमें भी मालूम है कि ममता दीदी ने पिछले 15 वर्षों में अगर लोगों के लिए किया होता तो आज ये जन सैलाब सड़कों पर नहीं उतरा होता। दूसरे फेज में भी लोगों ने एक तरफा मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ममता जी के खिलाफ देने का अपना निर्णय ले लिया है। तोलाबाजी के खिलाफ, कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, बालू माफिया के खिलाफ और बालू माफिया के साथ साथ कोयला माफिया, इन सब के खिलाफ और जो महिला उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ यहाँ की जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर है। और जो घुसपैठिए हैं उनको उनसे भी मुक्ति पाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। ममता जी को गुड बाय कह दिया। 23 तारीख को भी ऐसा ही कह रहे थे। जब शाम हुई 23 तारीख को तो आपको पता चल गया कि 152 में 110 सीटों पर बीजेपी स्पष्ट रूप से लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आ रही है। और 29 तारीख को भी एक ऐसा गजब देखने को मिलेगा। एक वेव है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर गुंडों को शह देने और सिंडिकेट राज चलाने का आरोप लगा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग में मिली भगत का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि डायमंड हार्बर में चुनाव अधिकारी और बीजेपी उम्मीदवार की एक होटल के कमरे में गुपचुप मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंग को पुलिस ने एक्सपोज कर दिया। পুরুষোত্তম দাসের সঙ্গে
ডায়মন্ড হারবার সাগরিকা হোটেলে 208 নম্বর ঘরে গোপন বৈঠক করেছে। ভেবেছিল চুপি চুপি বৈঠক করব, কেউ জানতে পারবে না, আলাদা করে ইলেকশন কমিশনের হয়ে বিজেপির হয়ে ব্যাটিং করব, কেউ ধরতে পারবে না। আরে এখানে আকাশে বাতাসে মাটিতে ঘাটিতে জেটিতে লতায় পাতায় আমি রয়েছি, পালাবে কোথায়? পালাবে কোথায়? চায়ের দোকান থেকে বাজার, খাবারের হোটেল থেকে খাবারের দোকান থেকে হোটেল, শাড়ির দোকান থেকে ফলের দোকান, মাছের বাজার থেকে জেটি, সর্বত্র তো আমি জড়িয়ে আছি লতায় পাতায়, ফাঁস করে দিয়েছি। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभिषेक बैनर्जी ने आगे ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने जब बीजेपी उम्मीदवार और चुनाव अधिकारी की सीक्रेट मीटिंग के खिलाफ एक्शन लिया तो अब चुनाव आयोग ने उन पुलिस ऑफिसर्स का ही ट्रांसफर कर दिया। अभिषेक ने कहा है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो डायमंड हार्बर की इन सीटों पर जीत का मार्जिन पहले से कहीं ज्यादा होगा। যে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তাদের গোপন বৈঠকের যে ভিডিও জনসমক্ষে আপনারা দেখেছেন, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ কেন তদন্ত শুরু করেছে? ডায়মন্ড হারবারের অ্যাডিশনাল এসপি, এসডিপিও, উস্থি থানার ওসি, ডায়মন্ড হারবারের ওসি, ফলতার আইসি চেঞ্জ করেছে নির্বাচন কমিশন। চোর চুরি করছে, পুলিশ ধরেছে বলে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। 5 জন অফিসার চেঞ্জ করে অভিষেক ব্যানার্জিকে জব্দ করবে। আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি জ্ঞানেশ কুমার আর অমিত শাহকে, 4 তারিখ দেখা হবে। ডায়মন্ড হারবারের ব্যবধানও বাড়াবো, মগরাহাট পূর্বের ব্যবধানও বাড়াবো, পশ্চিমের ব্যবধানও এবার 1 লাখ করব, কথা দিয়ে গেলাম। बड़ी खबर यूपी के हरदोई से, जहां पर स्कूल से किताब खरीदने का विरोध करने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चे की मां से बदसलूकी की और नाम काटने की धमकी तक दे डाली। बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी अजित सिंह ने जांच के लिए शिक्षा अधिकारियों की एक कमेटी बनाई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो स्कूल पहुंचकर जांच करें और जल्द ही रिपोर्ट सौंपे। इस बीच स्कूल की प्रिंसिपल ने अपनी सफाई में वीडियो जारी करके कहा कि अभिभावक उन पर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। मैं सुन रही, तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। काटना नहीं कर सकता, पढ़ाना नहीं आता। 4 इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। हम इस तरीके You shut up! You shut up! Shut up! मैं बिल्कुल प्यार से You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ इस तरह से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया, जिसका मेरे पास प्रूफ है। और इसके बावजूद भी लगातार चीजों के लिए तंग कर रहे थे मुझको। यहाँ पर स्कूल में जब टीकाकरण का प्रोग्राम था, इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना। इनको पता है मुझे बच्चों से कितना स्नेह है। इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना और ये 7:45 पर स्कूल प्रीमिसेस में आए और लगातार मुझे तंग करते रहे। मैंने उनको बहुत बार समझाया, आज टीकाकरण का प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन है, आज रहने दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे, जो उचित होगा करेंगे। बहुत सारे स्कूल में बच्चे हैं जो नीडी हैं, उनको स्कूल फ्री शिक्षा देता है। मैं आरटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ कि जो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे स्कूल में, जो जरूरतमंद है उसको स्कूल फ्री शिक्षा देता है। यहाँ जेल में भी जो बच्चे माओ के साथ रहते हैं 5 साल तक, मैंने उन बहुत सारे ऐसे बच्चों को फ्री शिक्षा दी है, अब भी करती हूँ। जो तो ये सवाल, स्कूल की फीस 1300 रुपए है, नर्सरी केजी एलकेजी की फीस, जिसके पेरेंट हैं गार्जियन है, उसकी फीस 1300 रुपए है। 1300 रुपए फीस अगर ज्यादा है
तो मुझे बताइए कितनी होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए फिर सारे स्कूलों की फीस 3,500-4 हजार रुपए ना होके 13,000 या 200 रुपए जो भी आप तय करें वो होनी चाहिए। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सिक्किम के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 3 बजे गैंगटॉक के पास लिविंग हेलीपैड पर उतरेंगे। पीएम मोदी कल आर्किडेरियम का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पालजोर स्टेडियम में स्वर्ण जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे। दरअसल ये कार्यक्रम सिक्किम राज्य के गठन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है। इसके बाद पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी हेलीपैड से लोक भवन तक रोड शो करेंगे। वहीं नामची जिले के यांगयंग में 100 बेड वाले आयुर्वेदिक अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम के निर्देश पर जिले के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। आज से गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 12:30 बजे ही छुट्टी कर दी जाएगी। पहले ये स्कूल दोपहर बाद तक चलते थे। वहीं पटना में भी स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अब केवल सुबह 11:30 बजे तक ही चलेंगे। स्कूलों का समय बदलने से बच्चों को चिलचिलाती गर्मी और लू से काफी हद तक बचाया जा सकेगा। तिरुपति के पास शोषाचलम की पहाड़ियों के जंगल में रविवार को भीषण आग लग गई। पहाड़ियों से घना धुआं उठने लगा। आग की लपटें दूर तक नजर आईं। आनन फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में फायर डिपार्टमेंट के लगभग 50 लोग लगे। गनीमत रही कि हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में शनिवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमले में माली के रक्षा मंत्री सादियो कैमारा की मौत हो गई। हमला राजधानी बामाको के बाहर स्थित काटी मिलिट्री बेस पर हुआ, जहां रक्षा मंत्री रहते थे। हमले में न केवल रक्षा मंत्री बल्कि उनकी दूसरी पत्नी और 2 मासूम पोते पोतियों की भी दर्दनाक मौत हो गई। हमला सिर्फ शनिवार तक नहीं रुका।